हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व, और इसी में हमारा चैप्टर चल रहा था भूमंडलीकृत विश्व का बनना। उसी को हम यूनिट्स रूप में देख रहे थे। बेसिकली आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो थर्ड यूनिट्स है जिसको हम लोग देखेंगे। थर्ड यूनिट में तीसरा पॉइंट देखेंगे, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। उससे पहले जो हमने यूनिट देखी थी, आपको पता होना चाहिए, युद्ध उत्तर सुधार के बाद हमने बात करी थी कि कैसे ब्रिटेन का जब पहला वर्ल्ड वॉर था तो उसकी स्थिति, जहां वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन युद्ध के बाद वो बहुत बड़े संकट में आपका फंस गई थी, वो कंडीशन भी हम देखी। उसे आपका यूएस से बहुत बड़ी भाग में कर्जा लेना पड़ा, भारतीय जैसे निवेश में उन्हें टैक्स बढ़ा दिया, वहां भी असंतोष हो गया, जिसके कारण उसे बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यानी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, अमेरिका में सुधार की गति तेज हो रही थी। यह हम पहले भी देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा था। युद्ध के बाद कुछ समय बीतने के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इसका झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। यानी कि शुरुआत में तो असर होता है, 19वीं जब 19वीं सदी लास्ट होती है तो उस समय धक्का तो लगता है, लेकिन होता क्या है कि जो भारत की स्थिति, जैसी कंडीशन हो रही थी कि वहां से उनको कुछ आपका मिल नहीं रहा था उपनिवेश में, तो इस दिशा में उनको बार बार वो कहाँ आपका निर्भर हो रहे थे, लंदन वाले, आपका ब्रिटेन की सरकार, यूएस जैसे देशों पर। तो इस समय अगर किसी की अर्थव्यवस्था स्पीड पकड़ रही थी तो वो किसकी पकड़ रही थी? अमेरिकी अर्थव्यवस्था पकड़ रही थी। ठीक कैसे? कह रहे हैं कि 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी कि बृहद उत्पादन, यानी कि मास लेवल पर जो आपका बच्चों प्रोडक्शन था, ध्यान दीजिए, जो मार्क्स लेवल पर जो आपका प्रोडक्शन था उस पर थी बात। बढ़त उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में शुरू हो चुका था। कब शुरू हुआ? 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ। लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बनकर रह गया। कार निर्माता हेनरी फ्रेडरिक बढ़त उत्पादन के विख्यात प्रेरणा थे। कह रहे एक कार निर्माता थे जिनका नाम था हैरी फोर्ड, और ये क्या करते थे? ये कार निर्माता थे और एक बहुत बड़े लेवल के उत्पादन के आपका प्रेरणादायक भी थे। क्लियर है? उन्हें शिकागो के एक घूचड़ खाने में की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट में अपना एक कारखाना में भी आधुनिक असेंबलिंग लाइन स्थापित की। शिकागो के घूचड़ खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता था। ठीक, और उसे दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर ले जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ी के उत्पादन के लिए भी असेंबलिंग लाइन का तरीका समय पैसे दोनों के लिहाज से किफायती हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को लगाते रहना है। कैसा है? किसी खास पुर्जे को लगाते रहना है। ठीक, हेनरी फोर्ड के मन में यह आपका विचार आया कि एक ही मजदूर को लेंगे और वो क्या करेगा? उस लाइन में एक ही काम करेगा। ठीक, मशीन ढंग से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात पर तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़कर प्रत्येक मजदूरों की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। ठीक, कन्वेयर बेल्ट के साथ साथ खड़े होने वाले कोई मजदूर अपना काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठाता। और तो और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने में असेंबलिंग लाइन में हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकल गई। अब क्या हुआ कि हर 3 मिनट में कार तैयार होने लग गई। ठीक, अगर आप लोग असेंबलिंग देखोगे तो क्या होता है? एक चेन होती है। ठीक, उस चेन पर
सारे टूल्स को रखा होता है। मान लीजिए किसी ने इंजन आपका सेट किया, दूसरा व्यक्ति उसका गियर बॉक्स सेट करेगा, तीसरा कुछ और, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि हर व्यक्ति के पास केवल एक ही काम रहेगा। तो इस तरह से वो 3 मिनट में क्या बनाने लगे, कार तैयार करने लगे। इससे पहले की पत्ती के मुकाबले में रफ्तार कई गुना तेज हो गई। टी मॉडल नामक एक बृहत कार उत्पादन पत्ती बनाने वाली पहली कार बन गई और टी मॉडल के रूप में एक बहुत बड़ा लेज स्केल पर कार प्रोडक्शन करने वाला ये यूनिट्स हो गई। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबलिंग लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफी मुश्किल महसूस हुई, क्योंकि उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 में वेतन दुगना यानी कि $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही अपने कारखाने में ट्रेड यूनियन गतिविधि पर पाबंदी लगा दी। क्या कर दिया? सैलरी को उसने क्या कर दिया? दुगना यानी कि $5 प्रतिदिन कर दिया। और ट्रेड यूनियन की जो उनकी कुछ पाबंदियां थी, एक्टिविटी, वो उनने बैन कर दी। तनख्वाह बढ़ने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी हुई थी, उसकी भरपाई करने के लिए अपनी असेंबलिंग लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगा। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहा। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट नहीं थे। कुछ समय के बाद उन्होंने कहा कि लागत कम करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्हें कुछ अच्छे फैसले कभी नहीं लिए। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धति को जल्द ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में यूरोप में भी उसकी नकल की जाने लगी। बृहद उत्पादन पद्धति के इंजीनियर आधारित चीजों को लागत और कीमतों में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोग वस्तु खरीदने लगे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रति वर्ष से ऊपर पहुंच गया। ठीक, इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर भी खरीदने लगे। अब देखिए, आज भारत में कितने साल के बाद, 20-50 साल से ही क्या है, फ्रिज और वॉशिंग मशीन भारत में है। लेकिन देखिए 1929 के टाइम में ही यूएस के पास फ्रिज वॉशिंग मशीन थे। आप सोच के देखिए कितने आगे थे वो लोग। ठीक, यानी ये लोगों के पास सारी चीजें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक रूप में किस्त चुकाते थे। मकानों का निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि में फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीद में भी कर्जे किए जा रहे थे और लोग क्या कर रहे थे, वहां के लोग आपका इन सारी चीजों खरीदने के लिए लगातार अपने कर्जे जो थे वो आपका बढ़ा रहे थे। यानी कि जो कर्ज है आपका कंटिन्यू कर रहे थे। तो आपको साफ होगा कि हेनरी फोर्ड ने कैसे कारों का निर्माण किया। देखिए, टीम मॉडल पर खड़ी कारों को आप एक बार गौर करके अच्छे से देख सकते हैं कि जिस तरह से एक मीट एक जानवर को डाल दिया जाता था चैन पर, उसकी कटिंग होती थी, कटिंग करके जितने पीसेस बनाते थे, कोई 1 किलो का, 2 किलो का, उसको पैकिंग करके हर मजदूर निकालता था। तो हेनरी फोर्ड के दिमाग में वहां से एक बात क्लिक कर गई कि इस तरह से मैं कार की भी असेंबलिंग कर सकता हूं, और उसने किया और 3 मिनट में एक कार बनाने का उसने निर्णय लिया और बहुत बड़े लार्ज स्केल पर यूएस में चला। लोग हतोत्साहित हो गए क्योंकि वहां काम के प्रति ज्यादा सीरियस रहना पड़ता था, बात नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं। तो मजदूरों ने जॉब छोड़ने लगे, तो उन्हें सैलरी को डबल कर दिया, लेकिन काम की स्पीड उसकी वैसे ही बनी रही। अब इतना तो आप इसमें देख चुके हैं, कुछ पूछना है एक बार देख लीजिए। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए,
1920 के दशक में आवास और निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिका संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण के और घरेलू जरूरतों की चीजों में निवेश से रोजगार की मांग बढ़ने लगी, तो दूसरी ओर उपभोक्ता भी बढ़ते उपभोक्ता के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत थी, जिससे नए रोजगार और आमदनी में वृद्धि होने लगी थी। अब क्या हो गए थे, नए रोजगार मिल रहे थे, आमदनी की जो आपकी चीजें थी उनमें बेनिफिट प्रॉफिट जो था वो आपका क्या था, सारी चीजें होने लग गई थी। 1923 में अमेरिका शेष विश्व की पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वहां दुनिया के सबसे बड़े कर्जदाता देश बन गया। यानी कि 1923 में क्या हो गया, दुनिया को अगर कर्ज चाहिए तो उस कर्ज के लिए लोगों को कहां आना पड़ता था, आपका ध्यान दीजिए, यूएस। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी के और निर्यात में यूरोपीय अर्थव्यवस्था को इस संकट से उभरने में मदद मिली। अगले 6 साल में विश्व व्यापार और आय वृद्धि में काफी सुधार आया, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रही। 1929 तक आते आते दुनिया के एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गया जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुमान नहीं किया था। अब किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि 1929 में अमेरिका में एक दौर आता है जिसको कहते हैं महामंदी का दौर। अभी तो बहुत अच्छे से आपकी प्रगति कर रही है, लेकिन देखिए एक महामंदी आएगी। महामंदी के दौरान अप्रवासी खेत मजदूर, बेघर और भूखा परिवार की एक फोटो देखी गई है। देखिए, देखिए अब 1929 में जो महामंदी है, उस महामंदी की चर्चा हम लोग विशेषकर इसमें करेंगे। क्लियर है, ध्यान रहेगा। अभी तक जो यूएस एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, अब उसमें बहुत बड़ी संकट आने वाला है। क्लियर है, उस संकट को हम लोग देखने वाले हैं। जैसे महामंदी, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में शुरू हुई। यह संकट 30 के दशक के मध्य में बना। इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज हुई। यह महामंदी का समय और असर सब देश में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर माना जा रहा था कि कृषि क्षेत्र और समुदाय में इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा। ठीक, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादन की तुलना में खेतीहार उत्पादों की कीमतों में ज्यादा भारी और ज्यादा समय तक कमी बनी रही। यानी कि क्या हुआ कि जो आपका प्रोडक्शन आपका हो रहा था, उस प्रोडक्शन में जो खेतीहार आपकी प्रोडक्शन थे, उन खेतों में क्या हुई, भारी और ज्यादा समय तक जो कमी है वो बनी रही। जो इस समय क्या हुआ, यूएस में महामंदी आई, और बोलते हैं इतनी बड़ी महामंदी आई थी कि पूरी दुनिया इस महामंदी के चपेट में थी। जिस तरह से 1991 के बाद जो भारत में जब महामंदी का दौर था, तो उसका से भी 10 गुना बड़ा कहां थी, आपका यूएस में खड़ी थी। अब देखिए, इस महामंदी के कारण यह हम पहले भी देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी। पहला कारण यह है कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई है। कृषि उत्पादकों में गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास का, ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा माल पैदा करके वो अपनी आय का विस्तार कर सकें। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों के आमद भी बढ़ सके। जाहिर है कि कीमतें नीचे चली गई। खरीदारों के अनुभव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। अब देखिए, अब जब फसल है, जो उपज खरीदी जानी चाहिए, वो क्या हो गई है, वेस्ट हो रही है, सड़ रही है। तो उससे तो निशान जो आपका लॉस हो रहा है वो किसान को हो रहा है। तो ऐसे में दिक्कत तो होने वाली है। अब देखिए स्थिति क्या हुई, बेरोजगारी के लिए
कतार में खड़े लोग अमेरिकी डॉथर द्वारा लेंस द्वारा बनाए गए चित्र है। अब लोग बाहर खड़े हैं बेरोजगारी स्थिति में, लाइन में लगे हो कि क्या हो जाए, कुछ काम मिल जाए। तो पहला कारण था एग्रीकल्चर बेस्ड जो चीजें थी उनको लेकर। अब इसमें दूसरा कारण भी उभरा है, दूसरे कारण पर हम लोग गौर कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं कि क्या है दूसरा कारण। 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों में अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया गया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यम के होश उड़ गए। यानी कि जो भी उद्योगपति यूएस में अपना आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब उनके सामने समस्या आ गई। 1928 से पहले 6 माह तक विदेशियों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। कितना? $1 अरब, बहुत बड़ा था कर्ज विदेशों में। यानी कि $1 अरब पैसा विदेशों में पड़ा था। किसका? यूएस का। ठीक, साल भर के भीतर कर्जा घटकर केवल 1/4 रह गया। अब लोगों ने कर्जा को चुकाना वापस कर दिया क्योंकि वहां वैल्यू गिर गई पैसे की। तो लोगों ने क्या काम किया, जो उनका आपका कर्जा है चुकाना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक, अब इससे क्या होता है, जो अमेरिकी कर्ज पर बहुत ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ गया। अब देखिए, जो टिके ही किसके ऊपर थे? यूएस के ऊपर। अब उनके सामने क्या आ गया? एक बहुत बड़ा संकट गहरा गया। कैसे क्या करें, क्योंकि जो उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम थी वो ही समाप्त हो गई। जिनसे उन्हें पैसा चाहिए था वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे में अब उनके सामने समस्या ही बनी हुई है। अब वो करें तो करें क्या? ऐसे में उन्होंने सोचा कुछ ऐसी हालत, कुछ ऐसा तरीका मिल जाए जिससे वो कुछ काम कर सके। ठीक, अब करें तो करें क्या? भले ही सब देश एक जैसा प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर इसका असर जरूर पड़ा। अब कह रहे हैं भले किसी पे इतना प्रत्यक्ष रूप से ना हो, लेकिन उसका प्रभाव तो सब पर पड़ा है। ठीक, अब प्रभाव पड़ा है तो उसका इंपैक्ट भी क्या है, जरूर दिखाई देगा। ठीक, अब देखिए, यूरोप के कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बहुत बुरी तरह गिर गई। इसके झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि के कच्चे मालों की कीमतें तेजी से लुढ़कने लग गईं। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क करने लगी। इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी। जो लोग यूएस में ट्रेड करते थे अब उन्हें सेल टैक्स दुगना देना पड़ेगा, सीमा शुल्क। इससे क्या हुआ कि उनका पूरा ही लॉस हो गया। अब इससे क्या हो गया, विश्व व्यापार की कमर जो थी वो आपकी टूट गई। देखिए इसको एक बार गौर करके कि महामंदी का दौर कैसे आ रही थी महामंदी, इसको आपको देखना है। ठीक, ध्यान दीजिए आप सभी। चलिए देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक देश में भी मंदी का सबसे बुरा असर हुआ, अमेरिका को झेलना पड़ा। अब जब इंपैक्ट हो रहा है, आपकी चीजें बिगड़ रही हैं तो असर तो होगा और उसको झेलना भी पड़ेगा। कीमतों में कमी, मदों की आशंका को बाप का देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया। जो पैसा बाप की बैंकें दे रही थी उन्होंने कह दिया अब हम पैसा आपका नहीं देंगे, अब हम कर्ज नहीं देंगे। जो कर्ज दिए चुकाते थे उनकी वसूली तेज कर दी गई, यानी जो आपका पैसा दिया गया था ऋण उसको तेजी से वसूलने लगे।
किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे क्योंकि सरकार नहीं खरीद रही थी, पैसा नहीं था। परिवार तबाह हो गया, कारोबार ठप हो गया। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका में बहुत सारे परिवार कर्ज चुकाने के लिए नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी जरूरतें की चीजें की आपकी कुर्की कर ली गई। 20 के दशक में उपभोक्तावादी संपत्ति दिख रही थी, वह धूल के गुब्बारे की तरह रातों रात काफोर हो गई। बेरोजगारी बढ़ी तो लोगों काम की तलाश में दूर दूर जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंक व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षाकृत लाभ न हो सकने, कर्जे वसूल न कर पाने, कर्जदाताओं की जमा पूंजी न लौटाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। इस परिघटना में जुटे आंकड़े जुटा सकते हैं और डाल देते हैं। 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे। 1929 से लेकर 1932 के बीच करीबन इतने लोग को जो कुछ 1000 कंपनियां चौपट हो गई। आप सोच के देखिए, लगभग 11,000 कंपनियों को बंद करना पड़ा, कितनी बड़ी रेट लेवल बढ़ गई। और यदि 1935 तक ज्यादातर औद्योगिक देश में आर्थिक संकट से उभरने के संकेत दिखने लगे, यानी कि बहुत सारे देशों में लगने लगा कि चलो हम संकट से हल्का हल्का उभर रहे हैं। लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीतिक तथा लोगों के दिलो दिमाग पर जो उसकी छाप पड़ी थी वो जल्दी से मिटने वाली नहीं थी। अब जो मंदी आई थी, लोगों ने अपना पैसा पेजअप करना शुरू कर दिया और पेजअप कर कर लोग उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो यही चीजों से लोगों के सामने जो था आपका समस्या बन गई। देख लिया आप लोगों ने। अगला हेडिंग देखिए, भारत और महामंदी, यानी कि भारत में इस महामंदी का क्या असर हुआ। यदि हम इस बात को ध्यान दें तो महामंदी से भारत का पर क्या असर पड़ता है, तो इस बात को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट, कपकवाहट बाकी हिस्सों तक पहुंच सकती थी और उससे दुनिया भर के लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और समाज भी आपका क्या हुआ, प्रभावित हो उठे। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं कि औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यात और तैयार माल का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारत के व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देशों का निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ की कीमतें नीचे आ गईं और 1928 से लेकर 1934 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। शहरी निवासी के मुकाबले किसान और काश्तकार को ज्यादा नुकसान हुआ। यदि कृषि उत्पाद की कीमतें तेजी से गिरने लगी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए अनाज पैदा करते थे। क्यों? क्योंकि बाजार की मांग घट चुकी थी, खरीदने वाला था ही नहीं। बंगाल के जूट पटसन उत्पाद को देखते हुए कच्चा माल पटसन उगाते थे, जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे माल की कीमतें में 60% से भी ज्यादा गिरावट आई। जिन काश्तकारों के दिन फिरने की उम्मीद थी, वे बेहद आमदनी के उपज बढ़ाने वाले सस्ते कर्जे ले लिए। उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण खराब हो गई, यानी कि जो उनको कंडीशन अच्छी मिलने वाली थी वो भी कैसी हो गई, खराब हो गई। दिनों दिन और कर्जे में डूबते रहे। इस विपत्ति को ध्यान रखकर बंगाल के एक कवि ने कुछ लिखा है। क्या लिखा है, आइए देखते हैं। चलो भाई नगद की उम्मीद में और ज्यादा परसेंट तुम उगाओ, लागत और कर्जे में फिसल कर ना उम्मीद पाओ, सारी पूंजी लगाकर फंसाकर फसल खड़ी करो और घर पर बैठे बनिया देगा 5 रुपए मन भाव। यानी कि बनिया क्या देगा आपको, 5 रुपए देगा। पूरी मेहनत उम्मीद से पटसन लगाओ, लोगों से कर्जा लो, लागत लगो, उम्मीद लगाओ और लास्ट में क्या होगा, 5 रुपए देगा अपनी मन के भाव का। कौन? बनिया। बनिया बोलते हैं जो लोग आपके जो चीजें खरीदता है दुकानदार, उसको बनिया कह देते हैं लोकल भाषा में।
ठीक। अब देखिए, पूरे देश में काश्तकार पहले से ज्यादा कर्जों में डूब गया था। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। जमीन खरीदार के पास गिरवी पड़ी थी। घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में कीमतें धातुओं से सोने का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में निश्चित ही मदद देगी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष में उथल पुथल का दौर गुजर रहा था। उसी समाज में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल नाफरमानी आंदोलन आपका चला दिया। क्या हो गया, गांधी जी ने भी छोड़ा नहीं इनको और क्या कर दिया, सिविल नाफरमानी जो आंदोलन था वो शुरू कर दिया। यही मंदी शहर भारत के इतनी दुखदाई नहीं, कीमतें गिर जाने से बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। जैसे शहर में रहने वाले जमींदार अपनी जमीन पर बाधा बधाया भाड़ा मिल जाता था। मध्यवर्गीय लोग जो वेतनभोगी कर्मचारी थे उनका ठीक चल रहा था। राष्ट्रवादी खेमे में दबे में उद्योग की रक्षा करने के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था, जिससे उद्योग क्षेत्र में निवेश में तेजी आई। क्या हो गया, जो उद्योग है उसके निवेश में आपका तेजी आई। तो इस तरह से कुछ कंडीशन रही भारत की। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा गौर करके देखना है। तो 3 इसकी यूनिट्स को हम लोग गौर करके पूरा देख चुके हैं। महामंदी, महादौर, एक एक करके हमने सारी इसकी यूनिट्स को देख लिया है। यूनिट क्या था, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कैसी कंडीशन हो गई थी, उस कंडीशन को हम इसमें देख रहे थे। तो जितना हमने पढ़ा है इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई आपका डाउट्स, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि महामंदी का दौर क्या था। क्लियर है? चलिए एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यूनिट्स आपकी समाप्त हो गई है। तो इस यूनिट्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे, गौर कर एक एक चीजों को, सारी चीजों को हम लोग इसमें गौर करके देखेंगे। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछिए, तो आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया मेरे प्यारे बच्चों? तो महामंदी कैसे यूएस में झूली और उसका कैसे भारत में प्रभाव पड़ा और भारत उस प्रभाव से निकलने में क्या दौर रहा, कैसा समय भारत ने व्यतीत किया, इसके विषय को आप बहुत अच्छे से गौर करके एक एक पॉइंट आउट्स को, एक एक चीजों को देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। कोई भी क्वेरी, कोई डाउट किसी का मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरह से हमने पूरा जो दौर था महामंदी का, इन सभी को हमने देख लिया। भारत की कंडीशन को भी हमने पढ़ लिया। अब इसमें अगली यूनिट है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्ध काल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने तीनों यूनिट्स को कर लिया, 4 को हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।